नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। फिर माइकल ने ऐसा चाहा, प्रवेश करना। पलक झपकते ही उसकी आकृति गायब हो गई, जैसे धुआं धुएं में समा जाता है। हथेली के आकार का ताबूत हवा से फिसलकर अध्ययन कक्ष के लकड़ी के फर्श पर धीमी सी आवाज के साथ गिर पड़ा। अंदर माइकल ने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने एक बिल्कुल अलग दुनिया थी। वह ताबूत के दायरे में खड़ा था। पहले की तरह ही उसके ऊपर आकाश स्थिर भूरे बादलों से ढका हुआ था। सूरज नहीं था, फिर भी हर तरफ एक ठंडी, एक समान रोशनी छाई हुई थी, जैसे भोर की याद, बस गर्माहट के बिना। हवा स्थिर, घनी और शांत थी। माइकल ने गहरी सांस ली। वायु, यह असली था। इसमें राख की हल्की सी गंध थी, साथ ही ओजोन की भी हल्की सी महक थी। उसने चारों ओर देखा। 1 एकड़ में फैली हुई दरारदार काली मिट्टी चारों दिशाओं में फैली हुई थी। एक ताबूत जो अपने आप में एक दुनिया है, एक महाकाव्य श्रेणी की वस्तु के योग्य। माइकल नीचे झुका और अपनी उंगलियों से मिट्टी को छुआ। ये जमी हुई राख की तरह चूर चूर हो गया, लेकिन छूने पर ठंडा और घना लगा। हवा नहीं चल रही थी। दूर क्षितिज भी दिखाई नहीं दे रहा था। अंतरिक्ष का किनारा अंधकार में डूब गया और अपनी इंद्रियों को फैलाकर भी वह किसी सीमा को छू नहीं सका। फिर वह धीरे धीरे अपनी जगह पर घूमा और सब कुछ ध्यान से देखने लगा। यह सिर्फ एक भंडारण वस्तु नहीं थी, यह एक डोमेन था, और फिलहाल ये सिर्फ उसका ही था। माइकल ने खुद का निरीक्षण किया और अवचेतन रूप से सोचा कि चूंकि वह प्रभावित था, इसलिए उसका मरे हुए साथी भी अप्रभावित होंगे। फिर एक विचार आने पर वह कुछ देर रुक गया। बिना किसी झिझक के माइकल ने अपनी बाहें फैला दी और जमीन पर 5 विशाल जादुई वृत्त प्रकट हो गए। काफी मात्रा में मानव ऊर्जा का उपभोग हुआ और उन वृत्तों से 5 विशालकाय जीव प्रकट हुए। लकी, प्रिंस, गेल, बिगिनिंग और लिली। अपने विकास के बाद पहली बार माइकल ने अपने 5 रैंक 3 एंडेर को बुलाया। उनके प्रकट होते ही माइकल को हवा में बदलाव महसूस हुआ। उसके 5 प्राणियों की उपस्थिति मात्र से ही उनके आसपास का वातावरण विकृत हो गया। वे विशालकाय थे, न केवल ऊंचे बल्कि चौड़े, सघन और इतने शक्तिशाली कि उनके भार से आसपास की मिट्टी हल्की सी कांप उठी। लकी ही वह पहला व्यक्ति था जिस पर उसकी नजर पड़ी। अब वह भेड़िया एक जीते जागते बुरे सपने की तरह खड़ा था। 9 मीटर लंबा और चिकने काले फर से ढका हुआ, जिसके किनारों पर टेढ़ी मेढ़ी धूसर धारियां थीं। नवीनतम एपिसोड नॉवल फायर नेट पर उपलब्ध है। उसका शरीर मोटा हो गया था, उसकी हड्डियां लंबी हो गई थी और उसकी पीठ पर अब चमड़े जैसे अजगर जैसे पंख करीने से मुड़े हुए थे। लेकिन माइकल का ध्यान सबसे ज्यादा शरीर पर नहीं बल्कि आंखों पर गया। हरे रंग के विद्यार्थी, तेज, बुद्धिमान और सहज इच्छाशक्ति से परिपूर्ण। मृत्यु के बाद की नीरस धूसर अवस्था नहीं। ये सिर्फ लकी की बात नहीं थी। राजकुमार, उसका वफादार सहायक, एक भव्य प्राणी में रूपांतरित हो गया था। 7 मीटर लंबा, गहरे हरे और भूरे रंग के फर से ढका हुआ, जो कवच की तरह परतदार था। उसके सिर पर घने बाल मन की हल्की चमक बिखेर रहे थे और लकी की तरह उसकी कभी निर्जीव रही आंखों में अब हरे रंग की पुतलियां थी जो ताबूत की दुनिया के प्रकाश में हल्की सी जगमगा रही थी। माइकल मुड़ा। आंधी, ग्रिफिन, चील और शेर के मिश्रण से बना गेल 5 मीटर की ऊंचाई के साथ बाकी प्राणियों से थोड़ा कम ऊंचा था। उसके पंख चांदी की किनारी वाले काले रंग के थे और उसका शेर वाला आधा हिस्सा कुंडलित मांसपेशियों की तरह तनाव बिखेर रहा था। उसकी हरी आंखें एक पल के लिए माइकल से मिली और उस प्राणी ने थोड़ा झुककर अभिवादन किया। माइकल के होंठ फड़कने लगे। फिर गोलियत आए, बिगिनिंग और लिली। वे पारंपरिक अर्थों में राक्षस नहीं थे। वे इंसानों जैसे दिखते थे, लेकिन केवल आकार में। 8 मीटर लंबे, नर और मादा, नग्न, पॉलिश किए हुए पत्थर जैसी त्वचा वाले, जिनके शरीर पर हल्की हरी ऊर्जा की चमकती नसें जीवित टैटू की तरह फैली हुई थीं। उनमें एक अलग ही आभा थी। केवल विशालता ही नहीं बल्कि प्रभुत्व भी। उनकी आंखें भी जीवंत थीं। माइकल ने एक कदम पीछे हटकर धीरे धीरे उस दृश्य को आत्मसात किया। वे सभी 5 प्राणी उसे घूर रहे थे। उनमें से कोई भी उसकी अनुमति के बिना नहीं हिला। इतनी शक्ति होने के बावजूद भी वे उसके वचन का इंतजार करते रहे। वे अब भी उसके ही थे। उत्साह से माइकल के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसके चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान फैल गई। अच्छा, उन्होंने धीरे से कहा, तुम सब बहुत अच्छे से बड़े हो गए हो। राजकुमार ने अपना सिर थोड़ा नीचे झुकाया। लकी की पूंछ एक बार फड़फड़ाई, जिससे धूल उड़ गई। माइकल उनके करीब आया और एक सेनापति की तरह उनके बीच से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ा। माइकल की निगाहें गोलियत, बिगिनिंग और लिली पर टिकी रहीं। स्थिर खड़े रहने पर भी उनकी उपस्थिति से ही दमनकारी शक्ति का आभास होता था। प्रत्येक की लंबाई 8 मीटर थी, फिर भी यह उनकी स्वाभाविक विशेषता थी। क्यूरियोसिटी ने माइकल को हैरानी से देखा। माइकल बिगिनिंग के विशाल घुटने टेके हुए शरीर के सामने खड़ा हो गया और थोड़ी देर और चुप्पी को कायम रहने दिया। फिर उसने अपना हाथ एक बार फिर उठाया। मेरे आकार में आ जाओ, उसने सरल शब्दों में कहा। उन्हें इस बदलाव की उम्मीद थी, कम से कम शुरुआत से तो थी ही, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने उसे स्तब्ध कर दिया। वे सभी 5 जीव सिकुड़ने लगे। सिर्फ शुरुआत ही नहीं, सिर्फ लिली ही नहीं, सभी 5। लकी का विशालकाय ड्रैकोनिक भेड़िए जैसा शरीर अंदर की ओर सिकुड़ गया। उसका घना मांसल शरीर हल्का हो गया क्योंकि उसके विशाल अंग मुड़ गए और संकरे हो गए। हड्डियां बिना किसी आवाज के हिलने लगीं। गेल के विशाल पंख और भी कसकर मुड़ गए और उसके शेर जैसे कूल्हे उसके पंखों से ढके भारी शरीर के नीचे सहजता से सिकुड़ गए। राजकुमार के कवचनुमा फर की चमक में कोई कमी नहीं आई, लेकिन उसका आकार छोटा हो गया। कुछ ही सेकंडों में विशालकाय राक्षस अधिक नियंत्रण में आने योग्य हो गए।
माइकल की भौहें ऊपर उठ गईं। उन्हें इस बात पर हैरानी नहीं हुई कि बिगिनिंग और लिली ऐसा कर सकते थे। उन्होंने पहले भी आकार में हेरफेर का प्रदर्शन किया था, लेकिन बाकी लोग। फिर उसे एहसास हुआ। उसकी निगाहें उसके दिमाग में मौजूद पैनल की ओर घूमी, वह इंटरफेस जो उनकी जागृत क्षमताओं को नियंत्रित करता था वहां था। यह एक ऐसा कौशल है जो इन पांचों में समान रूप से मौजूद है। कौशल रूपांतरण। यह उपयोगकर्ता को एक वैकल्पिक रूप धारण करने की अनुमति देता है। माइकल की निगाहें अब मानव आकार में खड़ी 5 आकृतियों पर टिकी हुई थीं, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। ग्रेटर देन उपयोगकर्ता को वैकल्पिक रूप धारण करने की अनुमति देता है। ये कौशल का विवरण था और ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि इसका आकार में हेरफेर से कोई लेना देना है। और फिर भी उन पांचों ने आकार में छोटा होने के उसके आदेश का पालन किया था। यहां तक कि वे तीनों, लकी, प्रिंस और गेल, जिन्होंने पहले कभी आकार बदलने की क्षमता नहीं दिखाई थी। माइकल ने धीरे से अपनी बाहें मोड़ ली। उसकी आंखों के पीछे संदेह धुंध की तरह छाने लगा। क्या ये कुछ और हो सकता है? माइकल ने अपनी निगाहें सिकोड़ लीं। उसे याद आया कि रैंक 2 के सभी जागृत व्यक्तियों को निष्क्रिय सीमा के रूप में उड़ान क्षमता प्राप्त हो जाती है। और अब अपने मरे हुए साथियों को एक साथ सिकुड़ते हुए देखकर यह विचार स्पष्ट रूप से सामने आया। क्या होगा अगर रैंक 3 के राक्षस स्वाभाविक रूप से अपने आकार को नियंत्रित कर सके? शायद अनंत काल तक नहीं, शायद उनकी अधिकतम सीमा से परे भी नहीं, लेकिन उससे नीचे। हाँ, ऐसा ही लग रहा था। रूपांतरण कौशल किसी और चीज जैसा लग रहा था। माइकल ने अपनी नजर प्रिंस की ओर घुमाई। शक्तिशाली भेड़िया 7 फीट की ऊंचाई के साथ तैयार मुद्रा में खड़ा था। माइकल ने एक हाथ उठाया, उसकी आवाज स्थिर थी। राजकुमार, उसने कहा, अपने पुराने आकार में लौट आओ। कोई देरी नहीं हुई। प्रिंस के पंजों के नीचे की धरती हिल गई और फिर वह बड़ा हो गया। फर लहरा उठा, हड्डियां तरल शक्ति से फैल गईं। प्राणी के भीतर माना एक तूफान की तरह उमड़ पड़ा। 6 फुट 8, 10। कुछ ही सेकंड में प्रिंस एक बार फिर वही विशालकाय जानवर बन गया जिसने कुछ क्षण पहले उसके सामने सिर झुकाया था। विशाल, शल्क जैसे फर से ढका हुआ, लगभग 7 मीटर लंबा। प्रिंस को निहारते हुए माइकल के होंठ हल्के से मुड़े। फिर उसने दृढ़ स्वर में एक और आदेश दिया, और बड़ा और बढ़ो। प्रिंस की आंखों की पुतलियां हरी रोशनी से जगमगा उठी। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपना विशाल सिर हिलाया। माइकल ने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय वह दूसरों की ओर मुड़ा, लकी और गेल की ओर। बढ़ोतरी। दोनों ने ठीक वैसा ही किया जैसा उन्हें निर्देश दिया गया था, लेकिन जब उन्हें अपने मूल आकार से अधिक बढ़ने की जरूरत पड़ी तो वे ऐसा नहीं कर सके। उस सीमा ने माइकल को सोचने पर मजबूर कर दिया। फिर भी इससे ये साबित नहीं हुआ कि यह क्षमता रूपांतरण कौशल से जुड़ी नहीं थी। ऊपर की ओर बढ़ने की कमी महज इस कौशल की एक विशेषता हो सकती है। हो सकता है कि वह इस बारे में ज्यादा सोच रहा हो। आखिरकार बिगिनिंग और लिली दोनों में ही ये गुण स्वाभाविक रूप से मौजूद थे। शायद आकार को नियंत्रित करने की उनकी क्षमता ने उसके निर्णय को प्रभावित किया था। फिर भी सच्चाई की पुष्टि करने का एक तरीका था, एक प्रत्यक्ष विधि। सिस्टम इंटरफेस की बदौलत कोई भी कौशल, चाहे सीखा हुआ हो या प्रदान किया गया हो, एक बार किसी के पैनल में दर्ज हो जाने के बाद सहज रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। जिसका मतलब था कि अनुमानों के साथ प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बस कौशल का प्रयोग करें, इससे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। माइकल की आंखें सिकुड़ गईं। रूपांतरण का प्रयोग करो, उसने आदेश दिया। उसकी आवाज स्पष्ट और अधिकारपूर्ण थी। ये बदलाव तुरंत हुआ। सभी पांचों मरे हुए प्राणी एक साथ प्रतिक्रिया देने लगे और वह दृश्य कुछ और ही था। स्थानांतरित करना। यह सिर्फ आकार की बात नहीं थी, यह महज संपीड़न या विस्तार नहीं था। लकी, प्रिंस और गेल चमकने लगे। उनके विशालकाय पशुवत शरीर लहरों की तरह अपना आकार खोते चले गए, मानो अदृश्य हाथों से तराशे गए हों। कुछ ही सेकंड में उनके नए रूप स्थिर हो गए। लकी अब एक लंबा चौड़ा युवक था, जिसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर लहरा रहे थे, जिनमें भूरे रंग की हल्की धारियां थीं, जो उसके पुराने फर जैसी दिखती थीं। उसकी आंखें वैसी ही थीं, हरी पुतलियां। उसकी पीठ पर हल्की हल्की धारियां थीं, जो मुश्किल से दिखाई दे रही थीं, जहां कभी पंख उगते थे। प्रिंस भी देखने में लगभग 20 वर्ष के युवक जैसे लग रहे थे। उनके चांदी जैसे भूरे बाल अब कंधे तक लंबे हो गए थे और होठों के नीचे से नुकीले दांतों जैसी हल्की उभरी हुई आकृतियां दिखाई दे रही थीं। novelfire.net द्वारा अपडेट जारी किए जाते हैं। गेल, जो एक ग्रिफिन था, ने एक लंबे काले आदमी का रूप धारण कर लिया था, जिसके बाल काले थे और पीठ पर काले पंख थे। उसकी आंखें अब भी बाज जैसी थीं। उससे एक गरिमामय व्यक्तित्व का संचार होता था। वे इंसानों जैसे दिखते थे, लेकिन पूरी तरह से नहीं। और फिर गोलियथस, बिगिनिंग और लिली अब इंसानों जैसे दिख रहे थे, बहुत ज्यादा मानवीय। माइकल आश्चर्य से घूरता रहा। उसकी आंखें और मुंह पूरी तरह खुले हुए थे। उन्हें तो ऐसा महसूस भी नहीं हो रहा था कि वे मरे हुए हैं। जीवन ऊर्जा के प्रति अत्यधिक संवेदनशील व्यक्ति ही उसके मरे हुए प्राणियों में अंतर देख सकता था, लेकिन जब तक आपको इसे देखने का प्रशिक्षण न दिया गया हो, वे असली मनुष्यों से अविभाज्य थे। माइकल ने पलकें झपकाईं। मैंने किस तरह के राक्षस पैदा कर दिए हैं। एक क्षण बाद एक और एहसास हुआ। ये पांचों नग्न थे। रूपांतरित होने के बावजूद उस कौशल से वस्त्र प्रकट नहीं हुए। और जहां लकी, प्रिंस और गेल अपने आंशिक पशु रूपों में अधिक राक्षसी गरिमा धारण किए हुए थे, वहीं गोलियत, जो पूरी तरह से मानव प्रतीत होते थे, बिना किसी लज्जा के उसके सामने नग्न खड़े थे। माइकल ने जोर से अपनी जीभ चिटकाए और मुंह फेर लिया। बस करो, उसने अपने स्टोर रूम में सामान ढूंढते हुए बुदबुदाया। यह अजीब है। उसने करीने से तय किए हुए कपड़ों के 5 सेट निकाले। ये अतिरिक्त कपड़े उसने स्पार्टन और अपने द्वारा उत्पन्न किए गए मानवाकार मरे हुओं के लिए तैयार किए थे। शब्दों की आवश्यकता के बिना मरे हुए लोग आगे बढ़े और व्यवस्थित ढंग से खुद को कपड़े पहनाए। उनमें से कोई भी शर्मिंदा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वे शर्मिंदगी महसूस करने में सक्षम नहीं है, कम से कम अभी तो नहीं।
लेकिन जैसे ही उन्होंने कपड़े पहने कुछ बदल गया। वे अधिक परिपूर्ण दिखने लगे। माइकल ने अपनी बाहें मोड़ ली और चुपचाप उन्हें देखने लगा। तीसरे रैंक में उनका रूपांतरण एक अलग ही स्तर पर पहुंच गया था, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी। अब भी मानव रूप में खड़े होकर वह उनकी बुद्धिमत्ता को पहले से कहीं अधिक स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। लेकिन उसने सोचा, अब जबकि वे स्पार्टन की तरह इंसानों जैसे दिखते हैं तो क्या वे उसकी तरह बोल सकते हैं। माइकल ने एक एक करके उन सभी को देखा, फिर धीरे धीरे जोर से बोला, क्या आप में से कोई बोल सकता है? इसके बाद काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा। तब हाँ, यह आवाज लकी की थी, कर्कश और धीमी आवाज। बाकी लोग भी कुछ ही देर बाद उनके पीछे आ गए। बोल सकता हूँ, गेल ने आगे कहा, उसकी आवाज पहले से ज्यादा मधुर थी। प्रिंस ने कुछ पल रुककर धीमी आवाज में कहा, मुश्किल है, लेकिन हाँ। बिगिनिंग और लिली ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा। जब लिली ने आखिरकार बोलना शुरू किया तो वह लगभग त्रुटिहीन था। हम कर सकते हैं। उनकी आवाज मधुर और सुरुचिपूर्ण थी। इसके बाद शुरुआत हुई। उनकी गहरी आवाज लुढ़कती हुई धरती की तरह थी। हाँ, क्या इन दोनों का ऐसा व्यवहार इसलिए था क्योंकि वे लोगों के साथ या विशेष रूप से उनके परिवार के साथ अधिक समय बिताते थे? माइकल की भौहें फिर से ऊपर उठ गईं। इन पांचों में वाकई बदलाव आ चुका था। चाहे ये रूपांतरण कौशल हो या उनके रैंक 3 विकास का एक और पहलू हो, वह अभी तक निश्चित नहीं था। फिर भी उनके शब्द धारा प्रवाह नहीं थे। वे बोल सकते थे पब फ्यूचर एड्स, लेकिन उनके आपसी संबंध के माध्यम से वह समझ गया कि वे अब भी अपने मानसिक जुड़ाव को ही प्राथमिकता देते हैं। माइकल अपने कक्षा कार्य से संतुष्ट था। इन पांचों के विकास से जो भी अराजकता फैली थी, उसे देखते हुए उसने उम्मीद की थी कि उनके परिवर्तनों का अध्ययन करने का मौका मिलने में कुछ समय लगेगा। लेकिन अब यहाँ भुला दिए गए लोगों के क्षतिग्रस्त ताबूत के स्वतंत्र आयाम में उनका सामना एक सुखद आश्चर्य से हुआ। ताबूत ने उसे सिर्फ एक जगह से कहीं अधिक कुछ दिया था। उस कलाकृति के साथ अपने गहरे जुड़ाव के माध्यम से माइके इस सच्चाई को महसूस कर सकता था कि यदि वह चाहे तो इन पांचों में से किसी को भी वश में कर सकता है। और अगर ऐसा था तो ये छोटा सा क्षेत्र रैंक 3 के प्राणी की विनाशकारी शक्ति को सहने के लिए काफी मजबूत था। इस एहसास ने उन्हें यह महसूस कराया कि वे आखिरकार उनकी नई मिली ताकत का परीक्षण कर सकते हैं। माइकल की आंखें सोच विचार करते हुए सिकुड़ गईं। उत्साह और गणना एक साथ मिल गए। सबसे पहले बुनियादी बातें। शारीरिक शक्ति। माइकल ये जानना चाहता था कि रैंक 3 का राक्षस वास्तव में कितना भयानक हो सकता है। लेकिन इसके अलावा वह पुष्टि भी चाहता था। इस बात की पुष्टि हो गई कि उसका अपना विकास, उसकी अपनी ताकत उस स्तर तक पहुंच गई थी जहां वह इस श्रेणी के राक्षसों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सकता था। स्थिति। तारांकन 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 तारांकन। नाम माइकल नॉमन। वर्ग मास्टर नेक्रोमेंसर। स्तर 40। शक्ति 487.75। फुर्ती 527.71। संविधान 535.92। खुफिया जानकारी 650.92। विशेषता अंक 150। माइकल की निगाहें अपने सामने खड़ी 5 विशालकाय आकृतियों पर टिक गईं। स्थिर अवस्था में भी उनके शरीर से दमनकारी शक्ति का संचार हो रहा था, जो ताबूत के भीतर के वातावरण को और भी भारी बना रहा था। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। सबसे पहले हम तुम्हारी ताकत की परीक्षा लेंगे, उसने धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा। अगर आपको चुना जाता है तो अपना बचाव करें। उसके शब्दों पर पांचों मरे हुए प्राणी सूक्ष्म रूप से हिले। उनके चेहरे के भाव समझ से परे थे, लेकिन उनके शरीर तत्परता से तन गए थे। पब फ्यूचर एड्स। माइकल ने इसे 5 सेकंड तक फैलाए रखा, फिर वह हिल गया। उसका शरीर गति में धुंधला सा दिखने लगा। ग्रिफिन से मनुष्य बने गेल ने मुश्किल से ही प्रतिक्रिया दी। उसकी बाज जैसी आंखें तेज रोशनी से चमक उठी और उसका शरीर मुड़ गया। हाथ अनायास ही ऊपर उठ गए। फिर भी माइकल का वार उसकी सुरक्षा को भेदते हुए भयानक आसानी से गेल को 8 कदम पीछे धकेल दिया और उसकी चोट की गूंज ऐसी थी मानो किसी ने लोहे पर हथौड़ा मारा हो। गेल के पीछे की ओर खिसकने पर उसकी एड़ियों ने ताबूत के फर्श पर गहरी लकीरें बना दी। झटके से उसकी बाहें कांप रही थीं। माइकल ने आगे कुछ नहीं पूछा। वह बस वहीं खड़ा रहा, शांत भाव से। उसका दाहिना हाथ सहजता से नीचे लटक रहा था, मानो चोट ने उसे जरा भी जोर न लगाया हो। उसकी सांसें शांत और स्थिर थीं और उसके चेहरे पर लगभग कोई भाव नहीं था। माइकल ने अपना सिर थोड़ा सा झुकाया। उसके होंठ हल्के से मुड़ गए। कागजों पर देखा जाए तो उसके आंकड़े शायद रैंक 3 के प्राणी से मेल नहीं खाते थे, लेकिन एक उच्च मानव होने के नाते इससे सब कुछ बदल गया। अभी अभी हुई हड़ताल ने इसकी पुष्टि कर दी है। गेल ने खुद को संभाला। उसके पंख पीठ पर हल्के से फड़फड़ा रहे थे, मानो वे पूरी तरह से खुल जाना चाहते हों। उसकी सुनहरी आंखें तीक्ष्ण शिकारी दृष्टि से सिकुड़ गईं। फिर ताबूत के भीतर गूंजती एक अचानक चीख के साथ उसने झपट्टा मारा। गेल की मांसपेशियों में तनाव आते ही माइकल को आभास हो गया था। उसकी सूझबूझ ने हर हरकत को भांप लिया और हर उतार चढ़ाव का अनुमान लगा लिया। गेल की तारीफ करनी होगी कि उसका वार बेहद घातक था, लेकिन माइकल उससे भी तेज चला। उसका हाथ झटके से ऊपर उठा। गेल ने उसे कसकर पकड़ लिया। उसकी पकड़ किसी शिकंजे जैसी थी। माइकल ने उस बल को महसूस किया, एक रैंक 3 प्राणी की तीव्र शक्ति को। कोई भी कमजोर जागृत प्राणी इसके नीचे दब जाता। फिर भी वह शांत खड़ा रहा, पैर जमे हुए, मानो उस झटके का उस शरीर पर कोई असर ही न हुआ हो। फिर माइकल ने अपनी कलाई घुमाकर पकड़ तोड़ दी और पलटवार किया। उसकी हथेली गेल की छाती पर जोरदार प्रहार कर गई। ग्रिफिन लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर गिरा। संतुलन बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हुए उसके पैरों ने जमीन पर लकीरें बना दी। माइकल रुका नहीं, वह आगे बढ़ता रहा। गेल ने जैसे ही अपना बचाव कम किया, माइकल उस पर फिर टूट पड़ा। ताबड़तोड़ वार हुए। गेल ने अधिकतर हमलों को रोक दिया, फिर भी अपनी तेज प्रतिक्रिया के बावजूद वह पिछड़ता जा रहा था। हर एक वार को रोकने पर 2 और वार उस तक पहुंच जाते।
माइकल की हरकतें बेतरतीब या व्यर्थ नहीं थीं, वे कुशल और नियंत्रित थीं। यही अंतर था सहज प्रवृत्ति से प्रेरित युद्ध और अनगिनत लड़ाइयों में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने वाले व्यक्ति के अनुशासन के बीच। अंततः गेल ने अपने पंख फैला दिए और माना कि एक तीव्र धारा आंधी की तरह बाहर की ओर फैल गई। इस झटके से माइकल को रुकना पड़ा। गेल ने अपने पंख तेजी से फड़फड़ाते हुए ऊपर की ओर छलांग लगाए। पलक झपकते ही वह हवा में था और अपने हाथ फैलाए नीचे उतरने लगा। माइकल ने बचने की कोशिश नहीं की। उसने खुद को संभाला, मांसपेशियां तन गईं और उसके अंगों में ऊर्जा का प्रवाह होने लगा। जब गेल नीचे गिरा तो माइकल ने तुरंत अपनी बाहें ऊपर उठाईं और उसे पकड़ लिया। टक्कर की गड़गड़ाहट से पूरा आयाम गूंज उठा, जमीन उनके पैरों तले फट गई। माइकल मुड़ा, जोर लगाया और बड़ी आसानी से ग्रिफिन को एक तरफ फेंक दिया। गेल का शरीर जमीन से टकराया, फटी हुई सतह पर फिसलते हुए रुक गया। नए अध्याय नॉवल फायर नेट पर पोस्ट किए गए हैं। इसके बाद सन्नाटा छा गया। माइकल ने एक बार गहरी सांस छोड़ी और अपने कंधों को ऐसे घुमाया जैसे वह सिर्फ वार्म अप कर रहा हो। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसकी निगाह धीरे धीरे उठ रहे ग्रिफिन पर टिकी हुई थी। माइकल ने एक बार फिर अपने कंधे हिलाए, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। फिर से उसने शांत लेकिन चुनौती भरे स्वर में कहा, इस बार कोई रोक टोक नहीं, पूरी ताकत लगा दो। आदेश स्पष्ट था। वह अब गेल की रक्षा पंक्ति का परीक्षण नहीं कर रहा था, वह रैंक 3 की असली ताकत देखना चाहता था। उसके सीने में आत्मविश्वास की आग जल रही थी। आखिरकार उसने गेल को बड़ी आसानी से काबू कर लिया था। गेल की आंखें पिघले हुए सोने की तरह चमक उठी। उसके चारों ओर की हवा हिल गई, ताबूत के आयाम की दीवारों से टकराती हुई तीव्र धाराएं सरसरा उठी। फिर एक तीखी चीख के साथ उसने आज्ञा का पालन किया। हवाएं अचानक तेज हो गईं। माइकल के चेहरे पर गंभीरता आने से पहले ही पहला धमाका उस पर आ गिरा। एक भयंकर आंधी ने उस जगह को चीर डाला, जिससे माइकल पीछे की ओर ऐसे उछल गया मानो उसका वजन कोई मायने ही न रखता हो। उसके पैर जमीन से ऊपर उठ गए, प्रभाव से उसकी पसलियां कांप उठीं, हवा ही उसकी त्वचा को तलवार की तरह काट रही थी। माइकल ने बीच हवा में ही खुद को संभाला, लेकिन तुरंत ही एक और तेज हवा का झोंका आया, जो पहले से भी ज्यादा तीखा और तेज था। जैसे अदृश्य तलवारें उसके शरीर पर खरोंचे मार रही हो। उसके हाथों, कंधों और छाती पर पतली लाल रेखाएं दिखाई देने लगी और दर्द तेज हो गया। माइकल की पीठ जमीन पर जोर से टकराई, जिससे वह टूटे हुए पत्थरों पर घिसकता चला गया। उसकी सांसें उखड़ गईं और वह हौंकते हुए बाहर निकला। उसके होठों पर खून के छींटे थे। माइकल की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या बकवास है। वो घुटनों के बल बैठ गया, उसकी बाह से खून बह रहा था। उसका शरीर घावों को सह रहा था और लगातार चल रहे तूफान में नए घाव खुलते जा रहे थे, फिर भी उसकी मांसपेशियां जुड़ती जा रही थी। गेल ऊपर मंडरा रहा था, पंख फैलाए, आंखें किसी शक्तिशाली शिकारी की तरह धधक रही थीं। उससे निकलने वाली ऊर्जा से पूरा ब्रह्मांड घुटन भरे दबाव से भर गया था। उसके पंखों की हर फड़फड़ाहट से एक और तेज हवा का झोंका निकल रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह पूरी ताकत से हमला कर रहा है, लेकिन माइकल ने दांत भींच लिए। उसकी छाती जोर जोर से धड़क रही थी, उसका शरीर अदृश्य हमले के खिलाफ चीख रहा था। उसका पहले वाला आत्मविश्वास डगमगा उठा। अनुभव की कठोर सच्चाई ने उसे कमजोर कर दिया। हवा का अगला झोंका आया और उसे जोर से एक तरफ पटक दिया, जिससे उसकी पसलियों के पास की त्वचा फट गई। खून की लाल धारियां जमीन पर फैल गईं। ठीक है, रुक जाओ। तूफान के बीच माइकल की आवाज चाबुक की तरह गूंजी। आखिरकार हर कोई गुड़िया की तरह इधर उधर फेंके जाना पसंद नहीं करता। गेल अचानक हवा में ही रुक गया। नीचे उतरते समय उसके पंख कसकर मुड़ गए। वह हल्के से उतरा, फिर झुककर प्रणाम किया। उसकी आवाज धीमी और तनावपूर्ण थी। माफ कीजिए स्वामी जी। माइकल ने कड़वी मुस्कान बिखेरी और अपने होंठ से खून पोंछते हुए हाथ के पिछले हिस्से से कहा, कोई बात नहीं। फिर उसने आंखें सिकोड़ ली। बताओ, क्या तुमने अभी अभी कानून का इस्तेमाल किया? कानून? माइकल ने इन्हें रैंक 3 में उन्नति के साथ आने वाला सबसे बड़ा बदलाव माना। अपने पिछले संवाद से उसने पुष्टि की थी कि रैंक 3 के जीव शारीरिक रूप से श्रेष्ठ थे, लेकिन कच्ची ताकत महज एक अतिरिक्त लाभ थी। असली अंतर, असली छलांग एक नियम का जागृत होना था। उनकी वास्तविक शक्ति वहीं निहित थी। गेल की अचानक भड़की आक्रामकता के आगे वह कुछ भी नहीं कर पाया था। इस बात ने इस तथ्य की पुष्टि कर दी। पब फ्यूचर एड्स। लेकिन माइकल को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि गेल के चेहरे पर भ्रम का भाव झलकेगा। नहीं, ग्रिफिन ने कहा। माइकल एकदम जम गया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं, उसके चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। नहीं, नहीं का क्या मतलब है? गेल के चेहरे पर तनाव आ गया। उसकी भौहें सिकुड़ गईं, मानो वह शब्दों को किसी ऐसे आकार में ढालने की कोशिश कर रहा हो जो पूरी तरह से फिट नहीं बैठता। उनके बंधन के माध्यम से माइकल इस कठिनाई को महसूस कर सकता था। वह अमर प्राणी समझाना चाहता था, लेकिन यह विचार उसके भीतर से ऐसे फिसल रहा था जैसे खुली उंगलियों से पानी। माइकल का दिल जोर से धड़कने लगा। हिचकिचाहट के साथ धीमी आवाज में उसने जोर देकर पूछा, क्या आप अपने कानून का इस्तेमाल कर सकते हैं? गूगल सर्च नॉवल फायर नेट। एक लंबा गहरा सन्नाटा छा गया। फिर गेल की सुनहरी आंखें तेज हो गईं और उसके स्वर में आत्मविश्वास झलकने लगा। हाँ, माइकल ने एक गहरी सांस ली और खुद को संभाला। तो फिर इसका इस्तेमाल करो। उसके मुंह से शब्द निकले ही थे कि उसकी अंतरात्मा चीख उठी। एक सिहरन उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। उसके शरीर के सारे बाल खड़े हो गए। उसके चारों ओर पारदर्शी लहरें किसी अदृश्य तालाब में उठने वाली लहरों की तरह गेल से बाहर की ओर फैल रही थी, शांत, लगभग अदृश्य। पहले तो उन्होंने कुछ नहीं किया। जमीन में दरार नहीं पड़ी, हवा में कोई गर्जना नहीं हुई, लेकिन माइकल के शरीर ने प्रतिक्रिया दी। उसकी बाहों, कंधों और छाती पर पतली, जलन पैदा करने वाली लकीरें उभर आईं। नए घाव ऐसे खुल रहे थे मानो उन्हें अदृश्य चाकुओं से तराशा गया हो। खून उमड़कर उसकी त्वचा पर लाल धारियों के रूप में बह रहा था। उसकी सांस अटक गई। उसका दिल एक बार जोर से धड़का।
रुको, माइकल चिल्लाया, इस बार उसकी आवाज और भी तीखी और कठोर थी। पल भर में हलचल गायब हो गई। दुनिया थम सी गई। गेल ने अपना सिर नीचे कर लिया और आज जितनी तेजी से आया था उतनी ही तेजी से मंद भी पड़ गया। माइकल एक पल के लिए जम गया, उसकी उंगलियों से खून टपक रहा था, उसका शरीर एहसास से कांप रहा था। तो ये कानून है। माइकल ने जल्दी से गेल के कानून का विवरण निकाला। उसकी आंखों के सामने एक पारदर्शी पैनल अचानक प्रकट हुआ। विभाजन वायु बीज का नियम। हवा इतनी तीव्र होती है कि वह अंतरिक्ष को भी चीर सकती है। ये नियम ऐसी क्षोभ शक्ति उत्पन्न करता है जो भौतिक सीमाओं और सुरक्षा प्रणालियों की परवाह नहीं करती। विनाश के नियम से संबंधित पब फ्यूचर एड्स। माइकल की निगाहें उन शब्दों पर ठहर गईं। उसके होठों का कोना फड़क उठा। तेज हवा, उसने धीमी आवाज में बुदबुदाया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। माइकल को कानूनों के बारे में कुछ समझ आ रही थी, लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप उससे दूर ही रहा, जैसे बादलों के पीछे छिपा कोई तारा। एक बात तो पक्की है, कानून बहुत शक्तिशाली होते हैं, माइकल ने बुदबुदाते हुए कहा। लेकिन मुझे यह नहीं पता कि क्या सभी कानून बराबर होते हैं या कुछ कानून स्वाभाविक रूप से दूसरों से अधिक शक्तिशाली होते हैं। और अगर कानूनों का कोई क्रम है तो गेल का कानून किस श्रेणी में आता है। बहरहाल यह निश्चित रूप से मजबूत था। इस समय माइकल आत्मविश्वास से कह सकता था कि शारीरिक शक्ति के मामले में वह संभवतः प्रारंभिक चरण के रैंक 3 के जीवों का मुकाबला कर सकता है। लेकिन जब कानूनों की बात आती थी तो रैंक 3 वालों को स्पष्ट बढ़त हासिल थी। खासकर अब गेल का सामना करते हुए, जिसने अभी अभी अपना कानून प्रकट किया था, ये स्पष्ट था। माइकल ने अभी तक अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी, उसने अभी तक किसी भी कौशल का इस्तेमाल नहीं किया था और न ही अपनी ऊर्जा के भंडार का गहराई से दोहन किया था। लेकिन फिर भी वह उपस्थिति में मौजूद असमानता को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। वह इतने शक्तिशाली नहीं थे कि तीसरे दर्जे के सभी जीवों को नजरअंदाज कर सके। अभी नहीं, लेकिन जब बात दूसरे दर्जे की आती है तो माइकल का आत्मविश्वास अधिक रहता है। कानूनों की प्रकृति के बारे में उत्सुक होकर उसने अपनी निगाहें हवा में तैर रहे 4 मरे हुओं की ओर घुमाई। अब जाकर उसे यह एहसास हुआ कि तीसरे रैंक पर पहुंचकर राक्षसों को उड़ने की स्वाभाविक क्षमता प्राप्त हो जाती है। क्या इससे स्वाभाविक रूप से उड़ने वाले राक्षस तुलनात्मक रूप से कमजोर हो गए थे? ये वह नहीं जानता था। माइकल का ध्यान वापस शुरुआत की ओर गया और उसने मन ही मन एक छोटा सा आदेश दिया, नीचे आओ। मानव सदृश प्राणी के उतरने से हवा में कंपन उत्पन्न हुई। बिगिनिंग का शरीर मांसल था, किसी युद्ध देवता की मूर्ति की तरह गड़ा हुआ। माइकल को बिगिनिंग के नियम को याद रखने के लिए पैनल की जरूरत नहीं थी। इसे भूलना अपने आप में एक अनोखी बात थी। क्रूर पुनर्जन्म का नियम बीज। पीड़ा से जन्मा और जीवन रक्षा के संघर्ष में गढ़ा गया ये नियम दर्द को शक्ति में बदल देता है। गंभीर घाव शक्तिशाली पुनर्जीवन प्रक्रिया को जन्म देते हैं। मृत्यु के जितना करीब, पुनर्जन्म उतना ही शक्तिशाली। जीवन के नियम से जुड़ा हुआ। जीवन का नियम, शुरुआत का नियम इसी श्रेणी में आता था। गेल का नियम विनाश के नियम से जुड़ा हुआ था और हालांकि माइकल अभी भी नियमों की पूरी प्रकृति को नहीं समझ पाया था, लेकिन उसने जो देखा था उससे ये संबंध काफी उपयुक्त प्रतीत होता था। बिगिनिंग को काम बंद करने का कारण उसके शरीर पर लगी चोटें थीं। कानूनों के विषय में उलझे होने के कारण माइकल को बिगिनिंग के अपने कानून की याद आ गई। जहां तक उसकी चोटों की बात है, वे ठीक हो रही थी, जो उच्च मनुष्यों की प्रभावशाली शारीरिक पुनर्प्राप्ति को दर्शाती है। हालांकि यह उम्मीद से धीमी लग रही थी, जिससे माइकल को आश्चर्य हुआ कि क्या इसका गेल के नियम से कुछ संबंध है। माइकल एक पल के लिए स्थिर खड़ा रहा। उसके जबड़े पर अभी भी खून जमा हुआ था। उसकी निगाहें बिगिनिंग के शरीर पर टिकी हुई थी क्योंकि उसकी चोटें धीरे धीरे मिट रही थीं। उसके चेहरे पर एक छोटी सी टेढ़ी मेढ़ी मुस्कान फैल गई। तीसरा स्थान वास्तव में एक विभाजक रेखा थी। इसके बारे में सब कुछ रहस्य से घिरा हुआ प्रतीत होता था। यहां तक कि सिस्टम पैनल भी बदल गया था। माइकल ने अंदर की ओर मुड़कर अपने 5 मरे हुए साथियों के लिए पैनल ऊपर खींचे। सबसे स्पष्ट अंतर को समझने में उसे ज्यादा समय नहीं लगा। जहां कभी ये दिखाई देता था ग्रेटर देन स्तर तारांकन EXP 23,102/37,000, अब ये कुछ इस तरह दिखता था। ग्रेटर देन स्तर तारांकन 1%, एक तरफ समतल सतह और दूसरी तरफ प्रतिशत का बार। माइकल की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। यह ऐसी बात नहीं थी जिससे उसे कोई चिंता हो। उसने पहले ही पुष्टि कर ली थी कि दुश्मनों को मारने से उनका लेवल बढ़ता है। बस इतना ही बाकी था। लेकिन फिर भी इस बदलाव का उन पर थोड़ा असर पड़ा। पांचों के विकास को लेकर हुए हंगामे के बाद उसने ऑरोरा में फोरम खंगाले थे। उसे कुछ अधूरे जवाब मिले थे। उसे यह समझ में आया कि आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता हत्या ही नहीं है। और भी रास्ते थे, लेकिन इनमें से किसी भी विधि को स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध नहीं किया गया था। और सच कहूं तो माइकल ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। वह उस समय बहुत व्यस्त था। जब तक उसके जीव युद्ध के माध्यम से अपना स्तर बढ़ा सकते थे, उसके लिए बस यही मायने रखता था। हालांकि यह विचार किसी और समय के लिए था। माइकल का पूरा ध्यान इस बात को समझने पर केंद्रित रहा कि उसके मरे हुए साथी क्या करने में सक्षम थे। हालांकि ताबूत के अंदर का स्थान जबरदस्त बल का सामना करने में सक्षम प्रतीत होता था, फिर भी वह अनावश्यक जोखिम नहीं लेना चाहता था, खासकर तब जब उसे अभी भी उनकी वर्तमान क्षमताओं की पूरी जानकारी नहीं थी। परिणामस्वरूप उन्होंने फिलहाल अपने परीक्षण को मध्यम स्तर पर ही रखा है। पूरी तरह से ठीक हो चुके माइकल ने कुछ कदम पीछे हटकर एक सरल आदेश दिया, तूफान, उस पर हमला करो। गेल की निगाहें बिना किसी झिझक के बिगिनिंग की ओर घूम गईं। ग्रिफिन ने अपने पंख एक बार फड़फड़ाए, जिससे उनके किनारों पर तेज धाराएं बन गईं। इस आदेश का कारण क्रूरता नहीं थी। बिगिनिंग का नियम था कि उसे जितने ज्यादा घाव लगते वह उतना ही शक्तिशाली हो जाता। सैद्धांतिक रूप से इसका मतलब यह था कि मृत्यु के करीब पहुंचा बिगिनिंग एक स्वस्थ बिगिनिंग की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली होता। लेकिन परीक्षण के बिना सिद्धांत का कोई महत्व नहीं था।
जहां तक बिगिनिंग को चोट पहुंचाने की बात है, माइकल का इरादा बहुत ज्यादा चोट पहुंचाने का नहीं था, बस इतना ही कि बिगिनिंग की ऊर्जा उसे ठीक करने में सक्षम न हो पाए। गेल के हिलने पर माइकल ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। पब फ्यूचर एड्स। गेल धुंधली सी गति से आगे बढ़ रही थी। जैसे ही उसका शरीर गायब हुआ और बिगिनिंग के ऊपर फिर से प्रकट हुआ, हवा उसके पंखों के चारों ओर अंदर की ओर मुड़ गई। लेकिन बिगिनिंग टस से मस नहीं हुआ। माइकल की पुतलियां सिकुड़ गईं। वह हवा, उसे कुछ क्षण पहले हुए उस दर्द की याद आ गई। दर्द की तीव्रता बिल्कुल वैसी ही थी जिससे उसकी त्वचा पर खून के धब्बे पड़ गए थे। और अभी तक शुरुआत यथावत रही। हवा का झोंका उसके शरीर से टकराया, लेकिन एक भी घाव नहीं हुआ। न खून बहा, न मांस फटा। उसकी मजबूत मांसपेशियों ने उसे ऐसे सोख लिया जैसे कोई पहाड़ हवा के झोंके से टकराता है। हालांकि उसके कपड़े गायब हो गए। माइकल की भौहें तन गईं। क्या उसका बचाव बस इतना ही महंगा है? उसने धीरे से कहा, या क्या ये कुछ और था? क्या ये प्रतिरक्षा हो सकती है? उसके मन में एक अनचाहा विचार कौन था? तीसरे रैंक पर क्या प्राणी अपने समकक्षों के नियमों से अप्रभावित थे? नहीं, शायद कुछ हद तक प्रतिरोध हुआ होगा क्योंकि उनके पास स्वयं के कानून थे। और रुको, माइकल ने धीरे से कहा, यह सचमुच में कोई कानूनी हमला तो नहीं था। उसने गेल की ओर एक नजर डाली जो हवा में ही थी। गेल ने अपनी हवा में अपने कानून की छाप भर दी थी। वह इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा था। नोवेल फायर नेट पर नवीनतम उपन्यासों का अनुसरण करें। इससे परिणाम स्पष्ट हो गया। हालांकि हवाओं ने माइकल को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन बिगिनिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, सिवाय फटे पुराने कपड़ों के जो अब धीरे धीरे जमीन पर गिर रहे थे। फिर से उसने कहा, इस बार इसका सही इस्तेमाल करना, बस इसे काबू में रखना। गेल ने धीरे से सिर हिलाकर जवाब दिया। उसके पंख पूरी तरह फैल गए और हवा में एक बदलाव आया। तीव्रता, कुंडलितता और अदृश्य तनाव से कंपन होने लगा। यह असली चीज थी। और तब ये टकरा गया। हवा हजारों अदृश्य चाकुओं की तरह प्रहार कर रही थी। इस बार शुरुआत चरणबद्ध तरीके से होगी। उसके धड़ और कंधों पर बारीक लकीरें उभर आईं, दर्जनों लकीरें। काला खून तेल की तरह बह निकला, घावों से बुलबुले बनकर निकल रहा था। माइकल की आंखें झपकी। इसने काम किया, लेकिन बिगिनिंग वहीं स्थिर और मौन खड़ा रहा। घाव लगातार बढ़ते गए। गेल ने ज्यादा संकोच नहीं किया। पब फ्यूचर एड्स। एक के बाद एक प्रहार, उसके नियमों से ओतप्रोत हवा की लहरें आरंभ के शरीर को चीरती हुई आगे बढ़ी। काला खून अब बेरोक टोक बह रहा था, चिकना, गहरा और स्याही की तरह गाढ़ा। यह उसके पैरों के पास जमा हो गया और उसके नीचे एक फैलता हुआ घेरा बना लिया। फिर भी शुरुआत में कोई हलचल नहीं हुई। माइकल की आंखें सिकुड़ गईं। कुछ नहीं, अभी भी। लेकिन फिर यह बदल गया। जैसे दबाव के कारण कोई बांध टूट जाता है, वैसे ही यह बदलाव बिगिनिंग के शरीर के भीतर गहराई से शुरू हुआ। और तब कुछ अचानक भड़क उठा। ऊर्जा का एक विशाल प्रवाह बाहर की ओर विस्फोटित हुआ। आरंभ से प्रवाहित होने वाली आभा इतनी सघन उपस्थिति के साथ आई कि उसने एक देवता की मूर्ति की तरह आयाम को जकड़ लिया। माइकल का शरीर अकड़ गया। उसकी आंखें फड़क उठी, मुंह थोड़ा सा खुल गया। यह आभा, यह ज्यादा मजबूत था, लकी के मुकाबले ज्यादा मजबूत। लकी अब तक पांचों में सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला रहा था। उसका व्यक्तित्व जंगली और आदिम था, एक शीर्ष शिकारी और ड्रैगन जैसी क्रूरता का मिश्रण। लेकिन शुरुआत, माइकल की सांसें उथली हो गईं। फिर लगभग सहज रूप से उसके मन में एक विचार कौंध गया। उसके पैनल की जांच करें। थोड़ी सी इच्छाशक्ति के साथ उसने बिगिनिंग की स्टेटस विंडो खोली और जम गया। विकास और रैंक 3 तक पहुंचने के बाद शुरुआत का स्तर 55 था, लकी के समान, लेकिन अब यह अलग था। स्तर 60, 5 स्तर की वृद्धि। ये शुरुआत का वर्तमान स्तर था। क्या क्रूर पुनर्जन्म का नियम? बीज पीड़ा से जन्मा और जीवन रक्षा के संघर्ष में गढ़ा गया ये नियम दर्द को शक्ति में बदल देता है। गंभीर घाव शक्तिशाली पुनर्जीवन प्रक्रिया को जन्म देते हैं। मृत्यु के जितना करीब, पुनर्जन्म उतना ही शक्तिशाली। जीवन के नियम से जुड़ा हुआ। क्या कानून ने यही किया? तथापि किसी कारणवश माइकल को लगा कि यह अभी भी बिगिनिंग की सीमा नहीं है। अधिक एकाग्रता के साथ उसने गेल को अपने हमलों की तीव्रता बढ़ाने का आदेश दिया और बिगिनिंग की स्थिति पर अपनी निगाहें गड़ाए रखी। गेल ने आज्ञा का पालन किया। एक और तेज, अधिक सघन हवा का झोंका हवा को चीरता हुआ सीधे बिगिनिंग के स्थिर रूप की ओर बढ़ा। हवा की प्रत्येक कटने वाली लहर में अधिक तीक्ष्ण इरादा छिपा था। काला खून फिर से छिटक गया। दर्जनों और घाव खुल गए। कुछ उतले थे, कुछ गहरे थे, और उन सभी से खून बह रहा था। नोट: बिगिनिंग जैसे एंडेड मास के बने ज़ॉम्बी होते हैं। अगर किसी को ये जानने में दिलचस्पी हो कि उनका शरीर लगभग असली शरीर की तरह क्यों काम करता है। तारांकन: माइकल पैनी निगाहों से देख रहा था। अगर पहले की तेजी से शुरुआत करने पर 5 स्तर मिल गए थे, तो इसे और आगे बढ़ाने से क्या होगा? माइकल ने अपने दांत पीस लिए। और भी, उन्होंने कहा। गेल एक बार फिर से उग्र हो गया। उसके पंख दूर तक फैल गए और एक और धमाका हुआ। इस बार इसके साथ ही अंतरिक्ष में दरार पड़ने की एक हल्की सी गर्जना सुनाई दी। अंततः शुरुआत में बदलाव आया। उसके पैर मुड़ गए, घुटने थोड़े लड़खड़ा गए। गोलाबारी शुरू होने के बाद पहली बार उसने प्रतिक्रिया दी। तब बूम, बिगिनिंग के शरीर से एक जोरदार झटका लगा, मानो कोई जीवित विस्फोट हो रहा हो। माइकल ने सहज रूप से खुद को संभाला। पूरी जेब का अंदरूनी हिस्सा कांप उठा। बिगिनिंग धीरे धीरे फिर से सीधा खड़ा हो गया। उसकी मुद्रा अब एकदम स्थिर थी। और फिर वह आभा प्रकट हुई। एक दूसरी लहर। हिंसा के मामले में ये पहली लहर से मेल नहीं खाती थी, लेकिन इसकी तीव्रता बहुत अधिक थी। जैसे कोई ब्लेड जिसे प्रारंभिक गढ़ाई के बाद तपाकर मजबूत किया गया हो। माइकल के होंठ थोड़े से खुले। फिर से उन्होंने पैनल का उद्घाटन किया। अमर नाम, आरंभ, स्तर 60-65। अभी 5 और स्तर बाकी हैं। उसने धीमी सांस छोड़ी। 10 स्तर केवल सहन करने से ही।
वह चुपचाप देखता रहा जैसे जैसे बिगिनिंग के घाव भरने लगे। माइकल को यकीन नहीं था कि यह उपचार था या परिवर्तन, शायद दोनों। हालांकि पहले की तरह ही माइकल के मन में यह सवाल उठ रहा था कि क्या ये शुरुआत की सीमा है। गेल को दूसरा आदेश देने की जल्दी में न होते हुए उन्होंने खुद बिगिनिंग में जांच की। एक क्षण बाद माइकल के चेहरे पर एक अजीब सा भाव दिखाई दिया। गेल, माइकल ने पुकारा। और तेज, पूरी ताकत लगा दो। गेल ने जरा भी संकोच नहीं किया। ग्रिफिन के पंख एक जोरदार आवाज के साथ बाहर की ओर फड़फड़ाए और उसके चारों ओर की हवा मुड़ी, संकुचित हुई और फिर तेज हवाओं के एक हिंसक चक्रवात में आगे की ओर फट गई। इस बार गेल पूरी ताकत लगा रहा था। अब फ्यूचर एड्स डायमेंशनल पॉकेट चीख उठी। दूर से भी माइकल को अपनी त्वचा में झुनझुनी और काल्पनिक दर्द का अनुभव हुआ, जिससे वह सिहर उठा। केवल उस दर्द का दबाव ही उसे मतली महसूस करा रहा था। शुरुआत में ही सब कुछ हो गया। तेज हवा की लहरें उसके शरीर को चीरती हुई आगे बढ़ी। उसका मांस फट गया, मांसपेशियां फटती और फिर ठीक हो जाती। 10 मिनट बीत गए, फिर भी कुछ नहीं बदला। माइकल की भौहें तन गईं। वह ध्यान से देख रहा था, उसके शरीर में तनाव बढ़ता जा रहा था। क्या यह सच हो सकता है? क्या यही वह सीमा थी? क्या क्रूर पुनर्जन्म का नियम इसकी सहनशीलता की हद थी? आंधी चलती रही, बल्कि वह और तेज हो गई। हवा का हर झोंका अब पहले से कहीं अधिक तीव्र हो गया था। फिर अंततः शिफ्ट वापस आ गई। इस बार यह धीमी गति से हुआ। कोई नाटकीय विस्फोट नहीं हुआ, कोई कान फाड़ देने वाला धमाका नहीं हुआ। बस शक्ति का एक धीमा रिसाव हुआ जिसने ताबूत के क्षेत्र को रेंगते हुए कोहरे की तरह भर दिया। माइकल ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। आराम के चारों ओर का आभामंडल गहराने लगा। अब ये किसी नुकीले शिखर की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे महासागर की तरह था जो हर पल विशाल होता जा रहा है। माइकल ने सहज रूप से पैनल को फिर से ऊपर खींच लिया। अमर नाम, आरंभ, स्तर 65-70। शुरुआत में खड़े होने जैसा ही लग रहा था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। माइकल की आंखें सिकुड़ गई जब उसने बिगिनिंग के शरीर पर रेंगती हुई पतली रेखाएं देखी। ये न केवल गेल के हमलों से थी, बल्कि उसकी त्वचा के नीचे से भी थी। खून, काला, गाढ़ा और चिपचिपा पदार्थ घावों से नहीं, बल्कि उसकी आंखों, कानों और यहाँ तक कि मुंह के कोनों से भी रिसने लगा। ये क्या बकवास है? माइकल ने बुदबुदाते हुए कहा। उसकी आवाज में बेचैनी झलक रही थी। ये पहले जैसा नहीं था। क्या यह एक प्रतिक्रिया थी? क्रूर पुनर्जन्म का नियम हमेशा से मृत्यु के विरुद्ध रहा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि यह बहुत आगे बढ़ रहा है। शुरुआत में ऐसा लग रहा था जैसे अंदर से खून बह रहा हो। माइकल का दिल जोर से धड़कने लगा। नहीं, बस यही है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। यही हद है। उन्होंने जरा भी संकोच नहीं किया। गेल, रुक जाओ, उसने लोहे की तरह तीखी आवाज में आदेश दिया। गेल पल भर में रुक गया। उसके पंख अंदर की ओर मुड़ गए और उसकी उपस्थिति खामोशी में समा गई। हवा थम गई, सन्नाटा छा गया। इसके तुरंत बाद बिगिनिंग का शरीर थोड़ा सा ढीला पड़ गया। उसके घुटने हल्के से नीचे झुक गए। माइकल ने इंतजार नहीं किया। शुरुआत में उसने मन ही मन कहा, कानून का इस्तेमाल करना बंद करो, इसे बंद कर दो। कुछ देर का विराम रहा, फिर जीवन को मोड़ देने वाली ऊर्जा की वह स्पंदन टूटी हुई डोर की तरह गायब हो गई। शुरुआत का आकर्षण अचानक ही मिट गया। माइकल ने धीरे धीरे सांस छोड़ी। उसका शरीर ढीला पड़ गया। उसके हाथ अनजाने में ही उसकी बगल से नीचे आ गए, जहां वे मुट्ठी की तरह जकड़े हुए थे। अब फ्यूचर एड्स। उसने पैनल को ऊपर खींच लिया। ग्रेटर देन अमर नाम, आरंभ, स्तर 55। अपने नियम का उपयोग बंद करने के बाद वह अपने मूल स्तर पर लौट आया। माइकल चुपचाप संख्याओं को देखता रहा। कुल 15 स्तर, लेकिन आखिरी 5 स्तरों ने उसे लगभग तोड़ ही दिया था। तो इसकी वाकई एक सीमा है, उसने बुदबुदाते हुए कहा। एक क्रूर कानून जिसके लाभ भी उतने ही क्रूर हैं और हद से ज्यादा उल्लंघन करने पर इसके परिणाम भी उतने ही क्रूर होते हैं। माइकल ने सिर हिलाया और बिगिनिंग की ओर देखा, जो अब खून से लथपथ था लेकिन स्थिर खड़ा था। उसके घाव भी तेजी से ठीक हो रहे थे। माइकल को यह संदेह होने लगा कि इसका संबंध जीवन के आरंभिक नियम से है। उपन्यास के नए अध्याय एंड जीरो वेलफायर नेट पर प्रकाशित हो चुके हैं। अभी के लिए बस इतना ही, माइकल ने धीमी आवाज में कहा। फिर उसने मुंह फेर लिया। निगाहें कहीं दूर थीं। उन्होंने आज बहुत कुछ सीखा, लेकिन हालांकि वह और अधिक सीखना चाहता था, ऐसा लगता है कि ताबूत के अंदर मौजूद गुलाम की क्षमता भी सीमित थी। माइकल अपने अन्य मरे हुए साथियों के कानूनी विवरण पर केवल एक नजर डाल सका और अनुमान लगा सका। विषैली ज्वाला का नियम, बीज, विष और अग्नि से निर्मित एक मिश्रित नियम। इसकी ज्वालाएं केवल शरीर को ही नहीं जलाती, बल्कि आत्मा और ऊर्जा को भी प्रज्वलित करती हैं और प्राकृतिक रूप से बुझने के सभी तरीकों से परे बनी रहती हैं। भ्रष्टाचार के कानून से संबंधित लकी का नियम। इसके बाद लिली का कानून आया, बीज फूल को भस्म करने का नियम। हर सुंदरता भूख को छुपाती है। ये नियम शरीर को उपभोग की गई वस्तुओं से सार तत्व अवशोषित करने और उसे उपचार, शक्ति या यहाँ तक कि अस्थायी गुणों में परिवर्तित करने की अनुमति देता है। उपभोग के नियम से संबंधित वह प्रिंस में चले गए। स्पेक्ट्रल कमांड का नियम, बीज, मृत आत्माएं विश्राम नहीं करती, वे सेवा करती हैं। ये नियम निराकार पर प्रभुत्व बढ़ाता है और उपयोगकर्ता की इच्छा के अधीन आत्माओं और मृतकों को शक्ति प्रदान करता है। मृत्यु के नियम से संबंधित जैसे ही माइकल ये सोच रहा था कि आगे क्या करना है, उसके मन की गहराई में कुछ हलचल हुई। एक धागा जो कसकर खींचा गया हो, अपने वास्तविक शरीर से उसका जुड़ाव तीव्र रूप से खींच रहा था। माइकल की आंखें सिकुड़ गईं। अब क्या? उसकी चेतना उसके भौतिक स्वरूप के साथ सहजता से विभाजित होकर तालमेल बिठा लेती है। और तुरंत ही उसे कारण समझ आ गया। नई मेल प्राप्त हुई। उसने ये देखने के लिए हाथ बढ़ाया कि वह क्या है, और दरअसल यह उनके द्वारा अकादमी का चयन करते समय उनके द्वारा किए गए निर्णय से संबंधित था। तारांकन तारांकन तारांकन। दोस्तों, पहले हुई गड़बड़ी के लिए एक बार फिर से माफी चाहता हूँ।
तो क्या मुझे अभी भी कॉलेज परीक्षाओं के अंतिम चरण में भाग लेना होगा? माइकल ने शुरू में सोचा था कि सीधे प्रवेश का प्रस्ताव मिलने का मतलब है कि वह तीसरे दौर को पूरी तरह से छोड़ सकता है, लेकिन लगता है कि वह गलत था। सीधी प्रवेश प्रक्रिया से उन्हें अंतिम दौर से छूट नहीं मिली। इससे केवल ये सुनिश्चित हुआ कि यदि वे निर्धारित मानदंडों को पूरा करने में असफल भी रहते हैं तो भी अकादमी उन्हें स्वीकार कर लेगी। दूसरे शब्दों में, उन्हें सीधे तौर पर अस्वीकार नहीं किया जाएगा। फिर भी माइकल रास्ते में कुछ नई जानकारियां जुटाने में कामयाब रहा था। उनके विपरीत, जिन्हें पहले ही सीधा प्रस्ताव मिल चुका था, अधिकांश आवेदकों को अधिकतम 4 अकादमियों का चयन करना था। यदि उनकी पहली पसंद उन्हें अस्वीकार कर देती तो उनके अंक स्वचालित रूप से उनकी दूसरी, तीसरी और चौथी पसंद को भेज दिए जाते। यह इस बात पर निर्भर करता था कि प्रत्येक अकादमी आवेदकों का मूल्यांकन कैसे करती है, और अगर कोई अवेकन उम्मीदवार बदकिस्मत होता और चारों अवेकन अकादमियों द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता तो उसके पास कल्टीवेशन अकादमी में आवेदन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता, जहां प्रवेश कहीं अधिक उदार और लगभग गारंटीशुदा होता था। इसलिए अगर पीछे मुड़कर देखें तो माइकल का शीर्ष क्रम की अवेकन अकादमी के प्रस्ताव को स्वीकार करने का निर्णय आखिरकार उतना बुरा नहीं था। उन्हें विश्वास नहीं था कि उनका प्रदर्शन इतना खराब होगा, खासकर अब जब वह अपनी असली ताकत का इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन एक समझदारी भरा फैसला फिर भी समझदारी भरा फैसला ही होता है। फिर भी एक बात उसे अभी भी परेशान कर रही थी। प्रथम श्रेणी की अवेकन अकादमी ने उसे सीधे प्रवेश के लिए क्यों चुना था? उन्हें नहीं लगता था कि वर्चुअल ट्रायल्स में उनका प्रदर्शन उतना शानदार था, लेकिन शायद था भी। शायद ऑरोरा के हजारों उम्मीदवारों में से शीर्ष 50 में होना उनके लिए उतना प्रभावशाली था जितना उन्होंने खुद को समझा नहीं था। माइकल ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो यह वाकई बहुत प्रभावशाली है। माइकल की नजरें ईमेल के बाकी हिस्से पर सरसरी तौर पर पड़ी। एकीकृत कॉलेज परीक्षा का अंतिम चरण मूल देश में अकादमी द्वारा आवंटित क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। इस मेल के अंत में दी गई कुंजी के माध्यम से प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। उनकी भौहें तन गईं। इलाका, छूट और मुफ्त शिपिंग के साथ बेहतरीन डील पाएं। एली एक्सप्रेस से खरीदें, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। एली एक्सप्रेस ऐप खोलें, अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। और देखें, उस शब्द ने माइकल को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसके पास पहले से ही मूल भूमि में एक क्षेत्र था, लेकिन यह अलग था। यह उसका इलाका नहीं था, यह अकादमी का इलाका था, जागृति लाने वालों का इलाका। पहली नजर में तो यह मामूली लग रहा था, लेकिन इसके परिणाम बहुत बड़े थे। माइकल अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया और उसकी उंगलियां आर्मरेस्ट पर थपथपाने लगी। उत्पत्ति की भूमि विशाल थी, अत्यंत विशाल। वहां 3 महीने बिताने के दौरान उसे एक भी अन्य जागृत व्यक्ति नहीं मिला था। नो वे फायर एट पर नवीनतम उपन्यासों का अनुसरण करें। एक बार नहीं, उन्हें लंबे समय से संदेह था कि अधिकांश जागृत व्यक्ति या तो उनके स्थान से बहुत दूर बिखरे हुए थे या जानबूझकर ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए अपनी पहचान छिपा रहे थे। इस वजह से एक दूसरे से मिलना मुश्किल हो गया था। अकादमिक क्षेत्र का अर्थ एक केंद्रीय स्थान था जहां जागृतिवादी स्वतंत्र रूप से एकत्रित हो सकते थे। यह एक अविश्वसनीय खुलासा था और माइकल ये सोचे बिना नहीं रह सका कि यह कैसे संभव हुआ होगा। थोड़ी अधीरता के साथ उसने ईमेल के सबसे निचले भाग तक स्क्रॉल किया, लेकिन वहां उसने जो देखा उससे वह रुक गया। क्या यही कुंजी है? वह हमेशा से यह सोचता रहता था कि यह तथाकथित कुंजी वास्तव में क्या है, खासकर यह कि यह एक ईमेल से क्यों जुड़ी हुई है। अब तक उसे यही लगता था कि यह कोई भौतिक वस्तु होगी जिसे उसे इकट्ठा करना होगा, लेकिन चाबी जैसी कोई चीज नहीं थी। यह एक मुहावरा था, अजीबोगरीब शब्दों का समूह। उन विचित्र शब्दों से पहले एक नोट लगा हुआ था। इसमें कहा गया था कि ये शब्द मूल देश के भीतर ही बोले जाने चाहिए और देरी से बचने के लिए उपयोगकर्ता को ईमेल प्राप्त होने के तुरंत बाद ऐसा करना चाहिए। माइकल को अब भी यह अजीब लग रहा था, एक चाबी जो कोई भौतिक वस्तु नहीं बल्कि एक वाक्य थी। फिर भी उसने शब्दों को ध्यानपूर्वक याद कर लिया। इसके बाद बिना किसी झिझक के उसने अपना अधिकांश ध्यान वापस अपने शरीर पर केंद्रित कर लिया, जो उसकी उत्पत्ति की भूमि थी। क्षतिग्रस्त ताबूत के भीतर की जगह में वापस आकर माइकल ने देखा कि महाकाव्य श्रेणी की वस्तु धीरे धीरे उसके और उसके मरे हुए साथियों के कार्यों से हुए नुकसान से खुद को ठीक कर रही थी। मन में एक नया उद्देश्य लिए हुए माइकल अब ताबूत के खालीपन में और अधिक समय तक नहीं रहना चाहता था। लेकिन इस बार उसने लकी और अन्य 4 लोगों को पाताल लोक में वापस न बुलाने का विकल्प चुना, बल्कि उन्हें उसी स्थान पर रहने दिया। अधोलोक में रहने से उनकी बढ़ती बुद्धि हमेशा अवरुद्ध होती प्रतीत होती थी और माइकल को यह आभास था कि वे पांचों स्वयं भी वहां रहना नहीं चाहेंगे, और अब इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अपने एपिक ग्रेड आइटम स्पेस के साथ माइकल उन्हें अपने साथ कहीं भी ले जा सकता था। जाने से पहले उसने सोचा कि क्या उसे अपने और भी मरे हुए लोगों को छोड़ना चाहिए। ताबूत का आंतरिक भाग लगभग 2 किलोमीटर में फैला हुआ था, जो उसके अनुसार उन सभी को रखने के लिए पर्याप्त था। एक विचार आते ही माइकल ने अपने सभी मरे हुए प्राणियों को मुक्त कर दिया। बिना निगरानी के वे क्या करेंगे, इस बारे में माइकल का मानना था कि वे स्थिर रहेंगे और शायद चुपचाप शून्य को घूरते रहेंगे। अपने अध्ययन कक्ष में लौटकर माइकल ने ताबूत को फर्श से उठाया और सावधानीपूर्वक उसे अपने मन में बसा लिया। वह तुरंत बैठा नहीं, इसके बजाय उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उन शब्दों को याद किया जो उसने स्मरण किए थे। कुछ क्षण के संकोच के बाद उन्होंने औपचारिकता से गूंजती हुई आवाज में जोर से बात की। दिव्य देवी गागे, शांत जल की महारानी, यह विनम्र व्यक्ति आपके महान राज्य में प्रवेश करने की विनती करता है। माइकल की दृष्टि तुरंत बदल गई। उनके अध्ययन कक्ष की परिचित दीवारें गायब हो गईं और उनकी जगह एक विचित्र और असीम दृश्य ने ले ली। उनके पैरों के नीचे काले पानी का एक अंतहीन सागर फैला हुआ था, जिसकी सतह विचित्र रूप से शांत थी, मानो समय स्वयं उस पर लहरें बनाने से इनकार कर रहा हो।
उसके ऊपर अंधकार के विशाल गोले लटके हुए थे जो आकाश में विशालकाय काले सूर्यों की तरह ठहरे हुए थे। उसकी सांस अटक गई। फिर उसके पीछे से एक आवाज गूंजी, शांत, ठंडी और निश्चिंत। अनुमत। माइकल का शरीर अकड़ गया और वह तेजी से घूम गया। वहां, मानो हमेशा से मौजूद रही हो, एक महिला खड़ी थी। जिन कारणों को वह स्पष्ट नहीं कर सका, अचानक उसके मन में उसका नाम उभर आया। गागे, वही नाम जिसका उन्होंने अभी अभी उल्लेख किया था। माइकल ने अपना मुंह खोला, उसके होठों पर शब्द उभर रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, दृश्य कांच की तरह चकनाचूर हो गया। काला पानी, विशालकाय गोले, स्वयं वह स्त्री, सब गायब हो गए। जब माइकल की दृष्टि वापस लौटी तो उसने खुद को एक विशाल जगमगाते चौक के बीच में खड़ा पाया। उसके पैरों के नीचे की जमीन हल्के रंग के पत्थरों से बनी थी जो चारों ओर फैली हुई थी, जिस पर हल्की चमकती आकृतियां उकेरी गई थी जो प्रकाश की नसों की तरह स्पंदित हो रही थी। ऊपर रात का आकाश छाया हुआ था। कुछ दूरी पर, लगभग 30 या 40 कदम की दूरी पर, एक व्यक्ति खड़ा था जो लगभग 30 वर्ष का लग रहा था। उसके चेहरे के भाव तीखे थे लेकिन कठोर नहीं थे, और जब उसकी नजर माइकल से मिली तो उस अजनबी ने उसे हल्की सी मुस्कान और एक इशारा दिया। अचानक हुए इस बदलाव से अभी भी सदमे में डूबे माइकल ने पलकें झपकाईं और लगभग अनमने ढंग से सिर हिलाकर जवाब दिया। फिर वह जम गया। उसकी दृष्टि के कोने से एक और आकृति उसके बगल में विकृति की लहर के रूप में प्रकट हुई। नवागंतुक के चेहरे पर घोर भ्रम के भाव थे जो ठीक उसी स्तब्धता को प्रतिबिंबित कर रहे थे जो माइकल ने कुछ क्षण पहले अपने चेहरे पर देखी थी। माइकल की आंखें सिकुड़ गईं, उसका शरीर तनावग्रस्त हो गया और इस बार उसने चारों ओर अधिक सावधानी से देखा। विशाल चौक के उस पार उसने उन्हें देखा। दर्जनों अन्य लोग इधर उधर बिखरे हुए थे, कुछ अकेले असमंजस में खड़े थे, कुछ छोटे छोटे समूहों में थे। उनकी आवाजें दबी हुई और अनिश्चित थीं। उनमें से अधिकांश के चेहरे पर एक ही तरह का दिशाहीनता का भाव था। और उसी क्षण माइकल को बात समझ आ गई। वह स्वयं भी इसी रास्ते से अंदर आया होगा। माइकल चुप रहा। बाकी सभी लोग भी ऐसा ही करते दिख रहे थे, घूर रहे थे, सुन रहे थे, इंतजार कर रहे थे। चौक में हल्की सी गुनगुनाहट थी और हर कुछ सांसों के बाद हवा में एक लहर उठती थी, जिससे रोशनी के एक क्षणिक विरूपण में एक और व्यक्ति अंदर आता हुआ प्रतीत होता था। संख्या लगातार बढ़ती रही। कुछ देर बाद आने वालों की संख्या धीमी हो गई। 1, 2, फिर सन्नाटा छा गया। कुछ पल बीत गए, कोई हलचल नहीं हुई। लगभग 30 वर्ष की आयु का वह व्यक्ति जिसने सबसे पहले माइकल को सिर हिलाकर अभिवादन किया था, आखिरकार एक कदम आगे बढ़ा। उसकी आवाज बिना चिल्लाए ही पूरे चौक में साफ सुनाई दी। अच्छा, हमारे समूह का यह आखिरी व्यक्ति होना चाहिए। सबकी निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं। किसी ने कुछ नहीं कहा। आपको यहाँ कुंजी द्वारा लाया गया है, उस व्यक्ति ने शांत और संयमित स्वर में कहा। जिसका अर्थ 2 बातें हैं। पहली, आपका आवेदन प्राप्त और मान्यता प्राप्त हो गया है। दूसरी, आपने अकादमी परिसर में प्रवेश के लिए सहमति दे दी है। मेरा नाम अर्लेन है। मैं सहायक शिक्षक और 47वें स्तर का तीरंदाज हूँ। मैं आपका परीक्षक नहीं हूँ। उन्होंने एक छोटा सा काटने का इशारा किया। मैं बस आपका नाम का पहला अक्षर हूँ। इन दोनों को आपस में न मिलाएं। आर्लेन ने चुप्पी को कायम होने दिया, फिर अपना सिर थोड़ा झुकाया। सबसे पहले, वेराउंड सेज, प्रथम श्रेणी अवेकना अकादमी में आपका स्वागत है। उनकी आवाज में संयम था, लेकिन शब्द प्लाजा में गूंजते हुए गंभीरता से सुनाई दिए। लगभग आधे दिन में एकीकृत कॉलेज परीक्षा का अंतिम चरण शुरू होगा। यदि आप उत्तीर्ण होते हैं तो अगले कुछ वर्षों तक यही आपका अध्ययन स्थल होगा। अब अगला कदम, आर्लेन ने कहा। एक बार सुन लो, मैं इसे दोहराऊंगा नहीं। उसने हाथ उठाया। पहला चरण, मैं आपको एक अस्थायी छात्रावास में ले जाऊंगा। वहां से आपके पास 2 विकल्प हैं। विकल्प यह है कि आराम करें और परीक्षा शुरू होने का इंतजार करें। दूसरा विकल्प यह है कि आप जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस लौटें, अपनी जगह पर तैयारी करें और उसी मुख्य मार्ग से दोबारा प्रवेश करें। यदि आप जाने का विकल्प चुनते हैं तो आपको परीक्षा शुरू होने से ठीक 1 घंटे पहले वापस लौटना होगा, जो कि अब से 11 घंटे बाद है। ठीक है, अब मेरे साथ अपने अस्थायी निवास पर आइए। इकट्ठे हुए उम्मीदवार, जो अभी भी ज्यादातर चुप थे, आर्लेन के पीछे चलने लगे। उनके कदमों की हल्की गूंज चौक की चमकती टाइलों पर सुनाई दे रही थी। माइकल समूह के बीचों बीच कहीं उनके साथ कदम मिलाकर चलने लगा। उसकी निगाहें शांत एकाग्रता से हर चीज का अवलोकन कर रही थी। नियमित अंतराल पर तैरते हुए क्रिस्टल मंडरा रहे थे, जो हवा में लटके लालटेन की तरह धीरे धीरे चमक रहे थे। आर्लेन ने पैदल चलते समय एक शब्द भी नहीं कहा। अंततः वे एक विशालकाय इमारत के पास पहुंचे जिसमें कोई दरवाजा दिखाई नहीं दे रहा था जब तक कि आर्लेन ने अपना हाथ नहीं उठाया। दीवार का एक हिस्सा चमक उठा, फिर धुंध की तरह गायब हो गया, जिससे ठंडी रोशनी से जगमगाता भीतरी भाग प्रकट हुआ, जिसमें चौड़े गलियारे, संगमरमर के फर्श और न्यूनतम कैप्सूल की तरह पंक्तियों में व्यवस्थित बिस्तर थे। यह आपका अस्थायी छात्रावास है, आर्लेन ने शांत स्वर में कहा। नामांकन के बाद आपको अलग अलग कमरे आवंटित किए जाएंगे। फिलहाल इतना काफी है। फिर बिना किसी औपचारिकता के आर्लेन ने एक बार फिर समूह की ओर मुड़कर देखा। अब आपसे विदा लेने से पहले मुझे एक और बात स्पष्ट करनी है। उसके बारे में वातावरण बदल गया। माइकल को यह पूछने की जरूरत नहीं थी कि वह किसका प्रतिनिधित्व कर रही है। जैसे ही आर्लेन ने अपना हाथ उठाया, माइकल के सामने उस महिला की छवि प्रकट हो गई जिसे उसने पहले देखा था, जो माना ऊर्जा से बनी थी, वही जो कुंजी का आह्वान करने पर प्रकट हुई थी, वही जिसने केवल मंजूर कहा था। इस अध्याय को नोवेलफायर.net द्वारा अपडेट किया गया है। वहां मौजूद उम्मीदवारों के बीच कानाफूसी की लहर दौड़ गई। आर्लेन ने हल्के से सिर हिलाया। जैसा कि आप में से कुछ लोग जानते होंगे, ये उप प्रधानाचार्य गागे हैं। उन्होंने प्रभाव पैदा करने के लिए कुछ देर विराम लिया। वह रैंक 5 अवेकना है। जैसे ही ये शब्द मुंह से निकले, कमरे में अविश्वास की लहर दौड़ गई। रुको, रैंक 5, लेवल 100 से ऊपर? क्या वह किसी अर्धदेवता जैसा नहीं है?
माइकल चुप रहा, लेकिन उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। आर्लेन ने हाथ उठाने से पहले कुछ सेकंड के लिए उस छोटी सी हलचल को शांत होने दिया। हाँ, रैंक 5 का मतलब है कि उसने लेवल 100 पास कर लिया है। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। क्या इन्हें साधक की भाषा में कहें तो? आर्लेन ने रूखे स्वर में पूछा। 5वें रैंक का जागृतक एक अर्धदेवता स्तर के साधक के बराबर होता है। और ये, उन्होंने पैनल की ओर इशारा करते हुए कहा, सिर्फ उपप्रधानाचार्य हैं। किसी ने जोर से घूम भरी। माइकल ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। यदि उपप्रधानाचार्य का पद 5वां था तो प्रधानाध्यापक का पद क्या था? उसने उस विचार को जोर से नहीं बोला, लेकिन वह उसके मन में एक शांत घंटी की तरह गूंजता रहा। आर्लेन जाने के लिए मुड़ा। आराम करो, तैयारी करो, मैं 10 घंटे में वापस आऊंगा, देर मत करना। दीवार एक बार फिर झिलमिला उठी और वह उसके पार गायब हो गया, अपने पीछे बड़ी बड़ी आंखों वाले, बेचैन और अचानक बहुत सतर्क हो चुके उम्मीदवारों का एक समूह छोड़ गया। इस बार दरवाजा गायब नहीं हुआ। माइकल पास के ही पलंग के किनारे पर बैठ गया। रैंक 5। उसके होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जिसे वह रोक नहीं सका। दिलचस्प। तारांकन 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 तारांकन। नोट: आप सभी को डिस्कॉर्ड ग्रुप में शामिल हो जाना चाहिए। मैं माइकल के बनाए हुए ज़ॉम्बी किरदारों की कलाकृति बनवाने जा रहा हूं, और फिलहाल लकी को सबसे ज्यादा वोट मिल रहे हैं। उन्हें आखिरकार दृश्य रूप में जीवंत होते देखना रोमांचक होगा। मेरी निजी इच्छा है कि मैं उपन्यास का एक दृश्य रूप भी तैयार करूं। इसकी शुरुआत कुछ सचित्र दृश्यों से हो सकती है, लेकिन अगर इसे अच्छा प्रतिसाद मिलता है तो मैं इसे आगे बढ़ाकर एक वेबटून के रूप में विकसित करने की योजना बना रहा हूं, जो कहानी के प्रति मेरी कल्पना को प्रतिबिंबित करेगा। इस परियोजना की प्रगति को निर्धारित करने में आपकी प्रतिक्रिया और भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, इसलिए इसमें शामिल होना और अपने विचार साझा करना न भूलें। रैंक 3 का दायरा 51 से 75 तक था। रैंक 4 का दायरा 76 से 100 तक था, जबकि रैंक 5 का दायरा 100 से ऊपर शुरू होता था। माइकल के लिए केवल रैंक 3 और उससे ऊपर के मामले ही ध्यान देने योग्य थे। हालांकि शक्ति सीधे उससे नहीं आती थी, जो आंशिक रूप से गलत था, क्योंकि तकनीकी रूप से मरे हुए प्राणी एक नेक्रोमेंसी की क्षमता का हिस्सा थे। उसके 5 रैंक 3 मरे हुए प्राणियों ने उसे अधिकांश अन्य रैंक 2 विरोधियों को नजरअंदाज करने का आत्मविश्वास दिया। उसके मरे हुए साथियों को भी अगर अलग रख दें तो भी उसकी व्यक्तिगत शक्ति कमजोर नहीं थी। रैंक 2 पर उसे अजेय कहना शायद अतिशयोक्ति होगी, लेकिन वह उससे बहुत दूर भी नहीं था। उस स्तर पर उसका मुकाबला करने वाले बहुत कम लोग थे। इस सामग्री का स्रोत novelfire.net है। यहाँ तक कि सहायक शिक्षक, जिसने अभी अभी उनकी देखभाल की थी, जो कि 47वें स्तर का अवेकन था, ने भी माइकल में जरा सा भी खतरे का एहसास नहीं जगाया। फिर भी, ये जानते हुए कि दुनिया विशाल है और अनगिनत अद्वितीय व्यक्तियों से भरी है, उसने कभी भी खुद को यह मानने नहीं दिया कि वह अकेला असाधारण रैंक 2 वाला व्यक्ति है। फिर भी, चाहे माइकल कितना भी अद्वितीय क्यों न हो, रैंक 5 अवेकने के सामने वह धूल के समान था। वास्तव में, अपनी वर्तमान स्थिति में एक अनुभवी रैंक 3 प्राणी भी उसके लिए एक गंभीर चुनौती पेश कर सकता था। इससे पता चलता है कि उसके ऊपर के अधिकारी कितने शक्तिशाली थे। और माइकल को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि उपप्रधानाचार्य रैंक 5 के अधिकारी थे। इससे एक और सवाल खड़ा हो गया, प्रधानाचार्य कितने शक्तिशाली थे? क्या वे 6ठे रैंक के हो सकते थे? क्या ऐसा कोई रैंक वास्तव में मौजूद था? और अगर था, तो उस स्तर पर कोई कितना शक्तिशाली हो सकता था? बेशक यह जरूरी नहीं था कि प्रधानाचार्य उपप्रधानाचार्य से आगे ही हों। वे 5वें रैंक पर भी हो सकते थे। फिर भी, यह विचार ही माइकल की जिज्ञासा जगाने के लिए काफी था। रैंक 5 अवेकनर उसकी वर्तमान पहुंच से बहुत दूर था, लेकिन ये जानकर कि अकादमी में ऐसा एक अवेकनर मौजूद है, उस जगह के प्रति उसका उत्साह और भी बढ़ गया। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। AliExpress ऐप खोलें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। AliExpress ऐप खोलें। छूट और मुफ्त शिपिंग के साथ बेहतरीन डील पाएं। AliExpress से खरीदें। यदि यहाँ एक से अधिक रैंक 5 के विद्यार्थी थे, तो निश्चित रूप से अकादमी में रैंक 4 और रैंक 3 के भी काफी विद्यार्थी रहे होंगे। सहायक शिक्षक जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी, जो 47वें स्तर पर कहीं और प्रभावशाली माना जाता, यहाँ केवल सहायक का पद ही संभाल सकता था। ये तथ्य ही इस अकादमी की मजबूती और मजबूत नींव के बारे में बहुत कुछ बयां करता है। माइकल ने दबी आवाज में कहा, मुझे नहीं पता कि बाकी 9 प्रथम श्रेणी की अवेकनर अकादमियां कितनी शक्तिशाली हैं, लेकिन ये कल्पना करना मुश्किल है कि वे इससे कहीं अधिक शक्तिशाली होंगी। ये तो पागलपन होगा। उसका दिल अभी भी उत्साह से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। वह खाट पर पीछे की ओर झुक गया और उस गूंज को शांत होने दिया। इस बारे में ज्यादा देर तक सोचना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। कुछ देर बाद उसकी नजरें अस्थायी छात्रावास में इधर उधर घूमने लगी। उसके आसपास के कुछ उम्मीदवार अभी भी घोषणा से सदमे में थे, अधिकतर चुपचाप बैठे थे। कुछ अपने बिस्तर के किनारे अकड़े बैठे थे, कुछ अन्य दबी आवाज में फुसफुसा रहे थे। उनकी आवाज धीमी और तनाव भरी थी। कोई भी जोर से नहीं बोल रहा था। माइकल ने उनमें से किसी के साथ जुड़ने की कोशिश नहीं की। वह यहाँ दोस्त बनाने नहीं आया था, कम से कम अभी तो नहीं। अवलोकन ही काफी था। महत्वपूर्ण बातें समय आने पर अपने आप सामने आ जाएंगी। उसने धीरे से सांस छोड़ी और अपनी आंखें बंद कर ली, अपने विचारों को बहने दिया। माइकल ने अपना बायां हाथ उठाया। वहां त्वचा पर उकेरा हुआ एक काला टैटू था, एक सूर्य जिसके चारों ओर नाजुक बर्फ के टुकड़े लिपटे हुए हैं। ये निशान पहले वहां नहीं था। ये निशान ठीक उसी क्षण प्रकट हुआ जब उसे इस स्थान पर लाया गया था। माइकल ने अपनी आंखें सिकुड़ी। ये डिजाइन उसे अपने मार्क ऑफ ओरिजिन टैटू की याद दिलाता था, वही टैटू जो उसे अवेकना होने का सूचक था और लैंड ऑफ ओरिजिन में प्रवेश करने की कुंजी था। बस ये वाला अलग तरह से काम करता था। यदि मूल चिन्ह उसका सार्वभौमिक पासपोर्ट था, तो यह चिन्ह एक स्थानीयकृत रूप प्रतीत होता था, जो उसे मूल भूमि के भीतर ही किसी अन्य स्थान पर जाने की अनुमति देता था।
ये सोचना कि एक अकादमी में इस तरह का संबंध स्थापित करने की शक्ति थी, अपने आप में ही बहुत प्रभावशाली था। माइकल ने धीरे धीरे अपनी उंगलियां हिलाईं। क्या ये, उसने धीमी आवाज में बुदबुदाते हुए कहा, किसी अर्धदेवता के समान प्राणी का साधन है? ये सोचकर उसके शरीर में हल्की सी सिहरन दौड़ गई। उसे काले जल और स्थिर सूर्यों का रहस्यमय लोक याद आया, और सबसे बढ़कर वहां प्रकट हुई वह स्त्री। गागे, उप प्रधानाचार्य, 5वें रैंक की जागृतिकर्ता। माइकल ने दबी हुई मुस्कान के साथ एक धीमी सांस छोड़ी। इस अकादमी में आगे जो भी होने वाला था, ये पहले से ही स्पष्ट था। ये स्थान ऐसी शक्तियों पर बना था जो उसकी वर्तमान पहुंच से इतनी ऊपर थी कि मानो वे स्वर्ग से नीचे देख रही हो। कम से कम, भले ही ये तथाकथित अकादमी एक पारंपरिक स्कूल की तरह काम न करती हो, जैसा कि उसे दृढ़ संदेह था, ऐसे शक्तिशाली समूह से जुड़ना उसके लिए केवल फायदेमंद ही हो सकता था। माइकल के चेहरे पर विचारमग्न भाव दिखाई दिया। परीक्षा महत्वपूर्ण थी, लेकिन उसका इलाका भी उतना ही महत्वपूर्ण था। आधे दिन के लिए बिना किसी स्पष्टीकरण के गायब हो जाना अनावश्यक सवाल खड़े कर सकता था, और माइकल अपने अधीन काम करने वालों के बीच संदेह को बढ़ने नहीं देना चाहता था। कम से कम दोबारा गायब होने से पहले उसे अपना चेहरा दिखाना तो जरूरी था। ये सोचते हुए उसने गहरी सांस ली, फिर अपनी आंखें बंद कर ली और नए निशान पर ध्यान केंद्रित किया। सूर्य और बर्फ के टुकड़े का वह विचित्र पैटर्न एक बार स्पंदित हुआ, मानो उसकी इच्छा का उत्तर दे रहा हो। एक पल बाद जब माइकल ने अपनी आंखें खोली तो वह एक बार फिर अपने अध्ययन कक्ष में खड़ा था। हवा एकदम शांत थी, चर्मपत्र और स्याही की जानी पहचानी गंध ने उसे तुरंत सुकून दिया। माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी। उसने अपना बायां हाथ देखने के लिए मुड़ा और पाया कि निशान अभी भी वही था। इसका मतलब ये था कि वह वापस लौट सकता था, लेकिन जिस तरह से वह लौटा था उससे अलग इस बार उसे उस अनुष्ठान से फिर से गुजरना होगा। माइकल ने अपना हाथ नीचे करने से पहले कुछ देर तक उस काले टैटू पर अपनी नजरें टिकाए रखी। वह अपनी मेज के पास वाली कुर्सी की ओर बढ़ा और बैठ गया। उसके वजन से लकड़ी की कुर्सी हल्की सी चरमरा उठी। ऊंची खिड़कियों के बाहर थॉर्नवेल में रात हो चुकी थी। फिर भी हवेली के मैदान में जगमगाते लालटेन की हल्की रोशनी से लग रहा था कि अभी सुबह का समय था। उसके लोग अभी सोने नहीं गए होंगे। माइकल ने अपनी कलाई को झटकते हुए अपनी मेज पर रखी छोटी पीतल की घंटी को उठाया और उसे जोर से बजाया। उसकी मधुर ध्वनि शांत कमरे में गूंज उठी। उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। कुछ ही सेकंड बाद दरवाजा चरमराते हुए खुला और धीमी कदमों की आहट सुनाई दी। माइकल ने ऊपर देखा। नोबल फेयर नेट पर नवीनतम उपन्यासों का अनुसरण करें। हैरानी की बात यह थी कि यह वही नौकरानी थी जिसने कभी उसके साथ अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की थी। अपने नए स्वामी को एक महिला के शरीर के चमत्कार दिखाने के अपने प्रयास में वह नारी थी, और इसमें वह काफी दयनीय रूप से असफल रही थी। जैसे ही उनकी निगाहें मिली, उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया, हालांकि उसने एक सधे हुए अंदाज में झुककर इसे छिपाने की पूरी कोशिश की। लॉर्ड माइक, उसने धीमी आवाज में कहा। उसके कंधों में हल्का तनाव होने के बावजूद उसकी आवाज स्थिर थी। आपने घंटी बजाई थी। नौकरानी ने अपना सिर झुकाए रखा, लेकिन उसके विचार कहीं भटक रहे थे। उसने सुना था कि रात पुरुषों को लापरवाह बना देती है, और खासकर युवा सरदारों को। शायद अगर वह करीब आती, अगर वह धीरे से बोलती, शायद इस बार। माइकल के चेहरे के भाव में कोई बदलाव नहीं आया। घर वालों को सूचित कर दीजिए, उन्होंने शांत स्वर में कहा। जब तक मैं न बुलाऊं, कोई मुझे परेशान न करे। उससे पहले कोई भी अध्ययन कक्ष में प्रवेश न करे। यदि कोई अत्यावश्यक बात हो तो नौकर को एक पत्र छोड़ दें। उसके दिल में बसी उम्मीद पल भर में ही टूट गई। उसने और भी झुककर अपनी उम्मीद को छुपाने की कोशिश की। जैसा आप आदेश दें, मेरे स्वामी। वह दबे पांव पीछे हटी, दरवाजा बंद किया और आदेश देने के लिए गलियारे में तेजी से चली गई। सन्नाटा छा गया। माइकल अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। उसकी नजरें खिड़की के शीशे पर टिकी थीं। लालटेन की रोशनी लॉन पर हल्की हल्की पड़ रही थी। उसने अपने हाथ पर बने सूर्य और बर्फ के टुकड़े के निशान पर एक नजर डाली। वह एक बार धड़का। पब फ्यूचर एड्स। कम से कम एक दिन का कार्यक्रम तो चलेगा, उसने धीमी आवाज में कहा। काफी समय है। खिड़की के फ्रेम पर एक हल्की सी धमक की आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। माइकल मुड़ा तो देखा कि एक उल्लू खिड़की के छेद से अंदर आया और उसकी मेज के किनारे पर आकर बैठ गया। उसकी चांदी जैसी गहरे घेरे वाली आंखें उसे जानी पहचानी बिना पलक झपकाए धैर्य से देख रही थी। बुद्धिमत्ता, माइकल ने कहा। विकृत उल्लू ने अभिवादन के रूप में एक बार अपनी चोंच छिटकाए। थॉर्नवेल पहुंचने के बाद से विजडम बेचैन हो गया था। माइकल द्वारा बाहरी गतिविधियों को सीमित करने के कारण पक्षी माइकल और जेस्टर की संवेदन सीमा के भीतर ही उड़ान भरने लगा था। यही समझौता था, लेकिन अब जहां माइकल का भौतिक शरीर अनुपस्थित होगा, वहां उसे इस अनमोल संतान को अकेला छोड़ने में सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा था। माइकल ने एक पल के लिए उल्लू को देखा, फिर अपनी आंखें बंद कर ली और विकल्पों पर विचार किया। विजडम को यहां बिना निगरानी के छोड़ना एक ऐसा जोखिम था जिसकी उसे जरूरत नहीं थी। निर्णय हो गया। माइकल ने अपना एपिक ग्रेड आइटम निकाला। भुला दिए गए व्यक्ति का क्षतिग्रस्त ताबूत। अंदर रहो, माइकल ने धीमी आवाज में विजडम से कहा। चिंता मत करो, तुम जल्द ही बाहर आ जाओगे। ताबूत के अंदर हवा थी, इसलिए उसमें जीवन समाहित होना चाहिए था, और वास्तव में अभी भी मृत शरीरों के बीच ज्ञान हमेशा की तरह विचरण कर रहा था। माइकल ने राहत की सांस ली। अब एक कम चिंता की बात है। उसने अपने कंधों को हिलाया और अपने अंतिम विचारों को शांत किया। वह खड़ा हुआ, कमरे के केंद्र की ओर मुड़ा, और उसके हाथ पर बना निशान गर्म हो गया। दिव्य देवी गागे, शांत जल की महारानी, यह विनम्र व्यक्ति आपके महान राज्य में प्रवेश करने की विनती करता है। प्रकाश कम हो गया। अध्ययन कक्ष पीछे हट गया, और माइकल एक बार फिर दो दुनियाओं के बीच कदम रखने के लिए आगे बढ़ा। तारांकन। जब माइकल की आंखों की रोशनी वापस आए तो उसने खुद को छात्रावास में अपनी पिछली जगह पर पाया, जिससे उसे बहुत निराशा हुई। पब फ्यूचर एड्स।
वह उस विशेष स्थान का फिर से निरीक्षण करना चाहता था जहां उप प्रधानाचार्य थे, लेकिन ऐसा लगता है कि वह एक विशेष अवसर था। माइकल ने अपनी पलकें धीरे धीरे बंद कर ली, उसका शरीर ढीला पड़ गया मानो वह झपकी लेना चाहता हो। अंदर ही अंदर उसकी नजर नीचे की ओर उसकी भीतरी जेब में रखी छोटी ठंडी वस्तु पर टिक गई। विदूषक, एक लहर ने उसे जवाब दिया, व्यंग्यपूर्ण और रेशमी आवाज से कहीं अधिक बनावट वाली। उपस्थित रहो स्वामी। हाँ, ज्येष्ठ उसके साथ था। इस तथ्य से ही माइकल को कुछ बातें समझ आ गईं। जब उसने कुंजी का आह्वान किया तो उप प्रधानाचार्य की शक्ति सीधे उसके स्पर्श से गुजरी थी। ज्येष्ठ की उपस्थिति को नजरअंदाज करने की कोई संभावना ही नहीं थी। एक रैंक 5 अवेकनर जो किसी अर्धदेवता के समान अस्तित्व रखता है, अपने शरीर से चिपकी हुई किसी भी सूक्ष्म बाहरी शक्ति को भी भांप लेता। फिर भी ज्येष्ठ वहीं मौजूद रहा। इसका केवल एक ही अर्थ हो सकता है, अनुमति। विदूषक को उसके साथ रहने की अनुमति दी गई थी। हालांकि एक अपरंपरागत मरे हुए प्राणी के रूप में ज्येष्ठ वास्तव में एक मूल्यवान प्राणी था, लेकिन यह अभी भी अज्ञात था कि कॉलेज की अंतिम परीक्षा में वह कुछ कर पाएगा या नहीं। ऑरोरा में वापस आकर जब माइकल अपनी आंखें बंद करके छात्रावास में लेटा हुआ था, अकादमी के बाहर की दुनिया शोरगुल से गूंज रही थी। फेडरेशन ने परीक्षा के दूसरे दौर के अप्रकाशित वीडियो क्लिप जारी किए, वे क्लिप जो जनता पहले नहीं देख पाई थी। फेडरेशन का उद्देश्य स्पष्ट था, जागरूकता फैलाना। वे जनता को ये दिखाना चाहते थे कि अलौकिक शक्तियां कोई दूरस्थ रहस्यमयी शक्ति नहीं है जो बंद दरवाजों के पीछे छिपी हो। यह एक ऐसा मार्ग था जिसकी ओर युवा पीढ़ी अग्रसर हो सकती थी। हालांकि ये खुलासा जितना प्रभावी रहा, वह मात्र एक चिंगारी थी। चिंगारी बुझ जाती है, उन्हें एक आग की आवश्यकता थी। वह आग फेडरेशन की अगली घोषणा के रूप में सामने आई। हर चैनल पर यह खबर फैल गई, एक नया खेल कार्यक्रम शुरू होने वाला था। फेडरेशन ने इसे अलौकिक प्रदर्शनी लीग नाम दिया था, एक संरचित प्रतियोगिता जो शक्ति को इस तरह से प्रदर्शित करेगी जिसे जनता किसी भी आधुनिक खेल की तरह देख, उस पर बहस कर और उसकी पूजा कर सके। शुरुआत में कुछ हद तक लेकिन ध्यान देने योग्य अलौकिक शक्तियों वाले मशहूर हस्तियों को चुना गया था। संगीतकार, अभिनेता और इन्फ्लुएंसर, ऐसे लोग जिनके चेहरे पहले से ही लोगों का ध्यान आकर्षित करते थे। खबरों के अनुसार वे अगले महीने तक प्रशिक्षण लेंगे और फिर नियमित मुकाबलों की एक श्रृंखला में भाग लेंगे। लेकिन इस खुलासे का सबसे विस्फोटक हिस्सा अवधारणा नहीं थी, बल्कि पैसा था। प्रसारण अधिकार हासिल करने के लिए नेटवर्क बेतुकी बोली लगा रहे थे। अलौकिक लड़ाइयों के साथ अपने ब्रांड का प्रचार करने के इच्छुक निगमों से प्रायोजन की बाढ़ आ गई। समाचार चैनलों पर विश्लेषकों का दावा था कि यदि लीग सफल रही तो एक वर्ष के भीतर यह दुनिया के सबसे अधिक लाभदायक खेलों को भी टक्कर दे सकती है। अरबों डॉलर की बात हो रही थी।